नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे एचपीएससी और एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की दृष्टिकोण से आखिरी समय में हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए। उस वक्त जब इन परीक्षाओं के एडमिट कार्ड जारी हो गए हों और परीक्षाएं एकदम से निर्धारित हों कि हाँ अब निश्चित तौर पर हो जाएंगी, तो इस समय जितने भी विद्यार्थी इन परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं, लगातार कई महीनों से तैयारी कर रहे हैं, तो उनको अंतिम समय में क्या करना चाहिए, उसी पर हम चर्चा करेंगे। आप सभी के कमेंट्स बार बार आ रहे थे कि सर एडमिट कार्ड अब मिलने लगा है और आखिरी वक्त तक क्या किया जाए। कुछ आप अपना आशीर्वचन दीजिए या फिर गाइडेंस दीजिए। आप लोगों को हमारे ऊपर विश्वास है, तो तमाम व्यस्तताओं के बावजूद हमने सोचा कि अपने विद्यार्थियों से कुछ वक्त बातचीत करूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर को आप मार्गदर्शन के तौर पर ही देखेंगे। चलते हम बात करते हैं कि यदि आप एचपीएससी और एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर लिए हैं, तैयारी कभी पूरी नहीं होती है। आपके अंदर भय, डर या फिर बेचैनी, ये सभी चीजें आ रही होंगी कि आखिरकार पेपर होगा तो कैसा होगा। और आप जानते हैं कि ये पेपर यूजीसी नेट या अन्य परीक्षाओं की तरह नहीं होता है कि उसमें हमेशा नए बच्चे आए। ये ऐसा पेपर होता है कि तमाम उम्रों के विद्यार्थियों का एक जगह संगम होता है, जमावड़ा होता है, सबके पास अलग अलग अनुभव होते हैं। हो सकता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर में एक से अधिक बार बैठने वाले विद्यार्थी भी आपको एग्जाम हॉल में मिल जाए। उनके भी अलग अलग अनुभव, कोई खुश कोई नाखुश, तमाम तरीके की चीजें आपको देखने को मिल सकती। इन सब के बावजूद भी आपको कैसे अपने ऊपर नियंत्रण करना है और ये मानकर चलना है कि हमें बेहतर परफॉर्मेंस देना है। तो तमाम अनुभवों को जोड़ते हुए हम कुछ आप सभी को ट्रिक्स बताएंगे और साथ में आप सभी के लिए माथा पच्ची के रूप में हम कुछ प्रश्नों को भी लेकर हाजिर हैं। इसमें कुछ प्रश्न रहेंगे। तो सबसे पहले हमने कमेंट सेक्शन में आप सभी के आग्रह पर दो चार बातें लिखी हुई थी कि कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम का एडमिट कार्ड आता ही है और इसके बाद जितने भी विद्यार्थी पाठ्यक्रम के अनुसार लगातार तैयारी कर रहे हैं, वो अपना पाठ्यक्रम एक से अधिक बार देखें। आप लोग भी देखिए। अगर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो यूजीसी नेट हिंदी का पूरा सिलेबस दिया गया है और हमने बहुत पहले जब विज्ञापन आया था तभी बताया था कि स्क्रीनिंग टेस्ट में भी सब्जेक्ट से ही सवाल पूछा जाएगा। हालांकि हमारे समकालीन बहुत सारे चैनलों ने जीएस के नाम पर बहुत सारे कोर्स लॉन्च कर दिए, बहुत सारे विद्यार्थी हो सकता है कि खरीद भी लिए होंगे, लेकिन हमने बड़ी ईमानदारी के साथ यूजीसी नेट के सिलेबस को आप सभी को बताया और ये भी बताया कि हमने यूजीसी नेट की तैयारी कराई है, वहां से आप लाभ उठा सकते हैं। जो गंभीर विद्यार्थी रहे होंगे, जो इस चैनल पर विश्वास करते रहे होंगे, वो देखना शुरू किए होंगे। बाकी भटकने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने शिक्षक पर विश्वास कीजिए, फिर अपने ऊपर विश्वास कीजिए, जिसको कि आत्मविश्वास कहा जाता है। तो सिलेबस के अनुसार ही तैयारी करना था। एचपीएससी में कुल 100 सवाल पूछे जाएंगे, वहीं एमपीपीएससी में 150 के आसपास में सवाल पूछे जाएंगे। तो इसी हिसाब से आपको तैयारी करना है। सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है। सिलेबस को आप देखेंगे तो हो सकता है कि 2-4 दिन आपको नींद ना आए, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं। अगर सिलेबस में ही लगी हुई सारी चीजें आप एक बार देखकर क्लियर कर सकते हैं, तो भी आप परीक्षा में बैठने लायक हो जाएंगे। मान लीजिए जो विद्यार्थी 2-3 महीने से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो चुनौतीपूर्ण है और उनके लिए है जीने मरने का है कि हमें इस परीक्षा में सफलता हासिल करनी है। लेकिन जो विद्यार्थी एडमिट कार्ड आने के बाद से सक्रिय हुए हैं, एक्टिव हुए हैं, जिस तरीके से इन आयोगों की वेबसाइट एक्टिव होती रहती है समय समय पर, आप एक्टिव हुए हैं, तो कम से कम सिलेबस जरूर देखिए। इसके बाद हमने बताया था कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम पहली बार इस पैटर्न पर लेने जा रहा है, यानी कि पहले स्क्रीनिंग होगी, फिर इसके बाद लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा पर हम आगे बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन स्क्रीनिंग के लिए बहुत विशेष बातचीत करने की जरूरत नहीं थी। बस गाइडेंस अगर किसी को मिल जाए
तो भी वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। तो पहली बार है तो सबके लिए पहली बार है। आपके लिए हल्का क्वेश्चन भी आ सकता है, आपके लिए यूजीसी नेट के पैटर्न पर भी सवाल आ सकता है, आपके उम्मीद के बिल्कुल उलट भी आ सकता है। हर परिस्थिति के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए यूजीसी नेट के पुराने पेपर्स को देख लेना है। अगर अभी तक आपने उसको खरीद कर किनारे रखा होगा और इधर उधर के कोर्स, इधर उधर के टेस्ट सीरीज में अगर आप अपना समय गंवा रहे होंगे, तो प्लीज आप सभी से यही निवेदन है कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को एक बार जरूर रिवाइज करके जाइए। बढ़त वही विद्यार्थी बना पाएंगे जो कि ओल्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे बढ़िया से। आप जानते हैं कि किसी भी परीक्षा में आप जाते हैं, जो आपकी पुरानी तैयारी होती है, जो आपकी पुरानी मेमोरी होती है, वो आपको बढ़त दिलाती है। तो कोशिश कीजिए कि आप पुराने जो बार बार सवाल पूछे जाने वाले सवाल हैं, वो आपके गलत ना हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, जितने भी पुराने प्रश्न आएंगे उनको अच्छे से हल कर पाएंगे। नए प्रश्न तो सबको परेशान करेंगे, उसमें किसी का तुक्का लग जाएगा, किसी कोई बहुत दिमाग लगाएगा तो उसका गलत भी हो जाएगा, तो ये सारी चीजें घटेंगी। लेकिन 100 प्रश्न है, उसमें से 60% सवाल आपके पुराने आएंगे। इसको आप एकदम से लिख कर रख लीजिए। तमाम परीक्षाओं के अनुभवों के आधार पर इस चीज को मैं बता रहा हूँ। 60% बिना पढ़े लिखे विद्यार्थी भी जाएंगे, 60% सवाल कर कर आएंगे। अब मुकाबला क्या है कि इसी में से आपको 10 से 15% बढ़ाना है। ठीक है, तभी आप 4 गुना में आएंगे और आगे लिखित परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। इस परीक्षा में आप देख रहे हैं कि खासतौर से हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में कि निगेटिव मार्किंग 0.25 का निगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपको पहले जो प्रश्न आ रहा है उसी को करना है। ठीक है, एकदम से कंफर्म है कि हाँ इसका उत्तर यही है, उसको करना है। और इसके बाद थोड़ा सा आपको रिस्क लेना है। जैसे मुझे याद है कि जब मैं सीजीपीएससी का एग्जाम देने गया था, तो बहुत सारे विद्यार्थी एकदम से डिफेंसिव मोड में थे कि भाई हमें जितना आ रहा है उतना ही करना है, इतना भी डिफेंसिव मोड में नहीं रहना है। आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। उसमें से कुछ क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं, कुछ गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, एकदम से अपने सही वाले पर विश्वास नहीं करना, उसको तो आपको रखना ही रखना है, लेकिन थोड़ा सा अटेम्प्ट बढ़ाना है। अब ये नहीं कि 100 में आप अगर 60 सवाल करके आए हुए हैं और आप सोचें कि आपको 4 गुना में बुला लिया जाएगा, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आपको थोड़ा सा लेना पड़े, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, मतलब कि जिसमें 50-50 का आपको कंफ्यूजन टाइप का है, तो उस पर थोड़ा सा आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी बहुत ज्यादा माइनस करने की जरूरत नहीं। और बताया गया कि 4 गुना छांटने के लिए पेपर, पहला पेपर क्यों कराया जा रहा है, छांटने के लिए ही कराया जा रहा है कि जो भी विद्यार्थी गंभीर नहीं होंगे या फिर जिनका समय भी खराब हो सकता है, तो मैं तो यही कहूंगा कि सभी हमारे विद्यार्थी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें और एग्जाम के लिए प्रिपेयर होकर जाएं, एकदम से फाइट करें वहां पर। और हरियाणा में अगर आप जा रहे हैं तो अक्सर इसका सेंटर जो होता है पंचकुला होता है, और पंचकुला मुझे बहुत ही अच्छा शहर लगा। 3 बार मुझे वहां जाने का मौका मिला, और चंडीगढ़ के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से उसको बसाया गया है। बाकी हरियाणा के लोग बहुत अच्छे हैं, आप जानते हैं सारी चीजें। तो ये चीजें आप फोकस करके जाइए, बी पॉजिटिव होकर जाइए। कुल मिलाकर ये पेपर आपका पूरा पढ़ा हुआ ही आएगा। जैसा कि मैंने कहा कि 100 प्रश्न है, तो उसमें से 60-65 प्रश्न तो एकदम आप आराम से कर लेंगे। बाकी के जो 30-35 प्रश्न बच रहे हैं, उसी में आपको जो आप मेहनत किए हुए, जो ज्यादा दिन से मेहनत किया है, जो गहराई और व्यापकता के साथ मेहनत किया है और अपने को कंट्रोल किया हुआ है, क्वेश्चन देखकर घबरा रहा है, तो वो विद्यार्थी थोड़ा सा उनको ध्यान रखना है, घबराना नहीं, चीज को ध्यान में रखना है। कई बार सारी चीजें मटिया मेट तब हो जाती हैं जब हम घबराने लगते हैं, बार बार पसीना पोंछने लगते हैं, तो दिक्कत होने लगती है। इसलिए बी कंट्रोल, नहीं आ रहा है तो बल्कि 2 मिनट अपने को आप कूल रखिए, फिर आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। एक ही प्रश्न को लेकर आप उसमें मुठभेड़ मत करिए, क्योंकि 100 प्रश्न है, कम से कम 10% प्रश्न तो कठिन रहेंगे ही, कोई भी एग्जाम जाए। अभी यूपी हायर का बहुत लोगों ने एग्जाम दिया था, देखने में पेपर वन लाइनर था, लेकिन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन कई पूछे गए थे, जिसमें अच्छी अच्छी तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी परेशान हुए थे। और हमने न्यूज में पढ़ा कि करीब 70 प्रश्न हिंदी के थे, उसमें से 25 से 30 क्वेश्चन पे बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाया हुआ है, क्लेम किया है कि इसका आंसर ये होना चाहिए। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हरियाणा इस तरीके का नहीं करेगा, और उसके जो भी पेपर बनाने वाले लोग होंगे वो थोड़ा सा
सिंसियरिटी दिखाते हुए, गंभीरता दिखाते हुए पेपर अच्छा बनाएंगे। कमेंट सेक्शन में हमने लिखा हुआ था, टेलीग्राम में लिखा था, विद्यार्थियों ने कहा कि पेपर का लेवल बहुत हार्ड नहीं आ रहा है, नॉर्मली ही आ रहा है, जो सामान्य रूप से पढ़ाई किया रहेगा वो अच्छा से कर सकता है। ठीक है। और लिखित परीक्षा कुल मिलाकर आपको सावधानी रखना है, अब घबराना बिल्कुल नहीं है। लिखित परीक्षा पर आगे हम बात करेंगे। तो ये हमने आप सभी को मैसेज दिया था। हमारा जो धर्म है, जो कर्तव्य है कि आपको सही मार्ग बताया जाए। ये नहीं कि आपको लूटने के लिए कोई भी कोर्स लॉन्च कर दिया जाए, कुछ भी जाने अनजाने में कुछ भी आपको आके बता दिया जाए। दुनिया इतना मूर्ख नहीं है, विश्वास बनाने में समय लगता है। तो हमने उतना ही काम किया जितना जरूरी था। लिखित परीक्षा पर हम पूरा फोकस करेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं। आगे बात करते हैं कि अगर आपको फास्ट रिवीजन करना है, बहुत तेजी से रिवीजन करना है, तो किन किन बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना चाहिए। बहुत चिंतन मनन करने के बाद हमने इन बिंदुओं को सोचा कि आपके सामने रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप यूजीसी नेट का सिलेबस उठाते हैं, यूनिट 1 आपके सामने है, हिंदी भाषा और उसका विकास। ठीक है, इस तरीके से जो टॉपिक का नाम है, तो कम से कम आप आर्य भाषाओं की जानकारी अच्छे से रखिए कि प्राचीन, मध्य, आधुनिक इनके अंतर्गत कौन है, इनका समय क्या है, पूरा ध्यान से रखिए। उपभाषाओं को बिल्कुल ध्यान में रखिए, जो 5 उपभाषाएं हैं, ठीक है, उनके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां हैं, उनका अच्छे से आप विश्लेषण कर कर जाइए। कौन बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, इसको भी बहुत बारीकी से आप ध्यान में रख के जाइए। इतने तरीके के सवाल को आपको तैयार करना है। इसके बाद राजभाषा से रिलेटेड जो संविधान में दर्जा दिया गया है, उस पर आधारित कुछ सवाल पूछे जाते हैं। राजभाषा आयोग से कुछ रिलेटेड सवाल पूछ लिए जाते हैं। देवनागरी लिपि से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो ये यूनिट 1 से है, आर्य भाषा, उपभाषा, बोली क्षेत्र, राजभाषा, देवनागरी, इन सभी को क्लियर करके जाइए। बाकी हिंदी व्याकरण आप पढ़े होंगे, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ये आ जाता है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि वो फार्मूला पर आधारित है, तो आप आराम से कर लेंगे। अब बात करते हैं यूनिट 2 के ऊपर, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास है। अब हिंदी साहित्य का इतिहास जब कहा जाए तो इसमें भाषा विज्ञान भी आ जाए और तमाम जो चीजें हैं, चाहे वो गद्य का क्षेत्र हो, चाहे पद्य का क्षेत्र हो, सभी का समावेश हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत हो जाता है। फिर भी सरलता के दृष्टिकोण से आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल आप तैयार कर चुके होंगे, पढ़ भी लिए होंगे। आपको आदिकाल, चूंकि शुरुआती काल है, इसमें बहुत सारे तथ्य उलझाऊ होते हैं, तो उनको आपको थोड़ा सा क्लियर करके रखना है, एक सामान्य नजर आपको बनाकर जाना है। भक्ति काल को स्पेशली आपको पढ़कर जाना है, मतलब यहां से सवाल आपको आएंगे ही आएंगे, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन भक्ति काल से आने तय है। स्पेशल आपको ध्यान देना है इस पे। रीति काल में खासतौर से कौन ग्रंथ अलंकार है, अलंकारिक ग्रंथ है, कौन रस पर आधारित है, कौन छंद पर आधारित है, कौन रीति मुक्त है, कौन रीतिबद्ध है, कौन रीति सिद्ध है, ये जो सामान्य जानकारियां होती हैं, इनको ध्यान में रखिए। और हमें ये बताने में गर्व हो रहा है, बल्कि अच्छा लग रहा है कि हमने कुछ दिया है। जो विद्यार्थी विश्वास किए होंगे वो तुरंत इस बात को समझ पाएंगे, क्योंकि हमने ढोल नहीं कोई पीटा कि भाई ये चीजें यहाँ पर पढ़ाई जा रही हैं। हमने मूल किताब को उठाया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, और उस किताब को पूरा पढ़ा दिया, पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ाया, और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से तथ्यों की तरफ आप सभी का ध्यान भी आकर्षित किया कि इसको आप ध्यान रखिए। जो विद्यार्थी इस सीरीज को फॉलो किए होंगे, चाहे वो सब्जेक्टिव तौर पर चाहे ऑब्जेक्टिव तौर पर, अभी भी आपके पास वक्त है। जो टॉपिक आपको कठिन लगे, एक बार जरूर आप जाकर उस सीरीज को देखिए, तो वहां से आपका पूरा एक क्लियर हो जाएगा। बात रही आधुनिक काल की, तो आधुनिक काल में आके हिंदी साहित्य काफी व्यापकता को धारण करता है। गद्य के क्षेत्र में भी अलग अलग विधाएं आप देखते हैं, तो उन विधाओं में खासतौर से उपन्यास, कहानी, नाटक, इनको देखकर जो प्रमुख है। इसके बाद अन्य गद्य विधाओं में आइए क्लियर करके जाइए कि कौन आत्मकथा है, कौन जीवनी है, कौन संस्मरण है, कौन रेखा चित्र है, क्योंकि सुमेलित वाले प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो इसको आपको धीमे धीमे ही, ऐसा नहीं है कि जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहा है वही अच्छा करेगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ट्रिकी दिमाग लगाना पड़ेगा, और प्रश्न की मेरिट के मुताबिक विकल्पों को समझते हुए कि किन किन विकल्पों में ज्यादा आपस में लड़ाई है, किन विकल्पों में नहीं है, इस तरीके से एलिमिनेशन जो पद्धति होती है उसको ध्यान में रखते हुए आप इस यूनिट को कवर कर सकते हैं। ये यूनिट तो ऐसी है कि आप नौकरी भी पा जाएंगे तो भी आपका कभी क्लियर नहीं होगा। अब बात करते हैं यूनिट 3 के ऊपर, काव्य शास्त्र।
काव्य शास्त्र में भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन संप्रदाय हैं, उनके प्रवर्तक कौन कौन है, उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, और एक पूछ लिया जाता है इन आचार्यों का समय क्या रहा या फिर रचनाओं का समय क्या रहा, तो उसको ध्यान में आप रख सकते हैं। साथ में इसी तरीके से पाश्चात्य काव्य शास्त्र में लेकर के कौन विचारक किस एरिया का है, जैसे यूनान के बहुत सारे लोग हैं, फिर इटली के हैं, फिर अमेरिका के हैं। तो इन सिद्धांतों को भी इन आचार्यों के देश काल वातावरण को देखते हुए, उनके विचारों को देखते हुए, उनकी पुस्तकों को देखते हुए पाश्चात्य काव्य शास्त्र से भी ग्रंथों का नाम खूब पूछा जाता है। खासतौर से आप देखेंगे टी.एस. इलियट और आई. रिचर्ड्स के ग्रंथों का नाम खूब पूछा जाता है। बाकी जितने भी वाद हैं, ठीक है, विखंडनवाद हो गया, संरचनावाद हो गया, उत्तराधुनिकता, ठीक है, ये सारी चीजें आप बिल्कुल ध्यान में रखते हुए जाइए। केवल सामान्य जानकारी, अंदर की नहीं जानकारी हासिल कर पाए तो सामान्य भी आप पढ़कर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैचारिकी में आप ध्यान में रखिए कि 3-4 लोगों को पढ़ना है। कुछ तो इसमें आपको आधुनिक काल का ही महावीर प्रसाद द्विवेदी भारतीय हिंदी युग, हिंदी नवजागरण से रिलेटेड आ जाएगा, तो आप इतिहास में पढ़ते हुए ही उसको कवर कर लिए होंगे। लेकिन जैसे आपको गांधी जी को पढ़ना है, अंबेडकर को पढ़ना है, लोहिया को पढ़ना है, तो खास तौर से उनके विचारों को के बारे में जो भी बातें हैं मेन उसको, और उनकी जो पुस्तकें हैं उसको आप एक नजर जरूर दौड़ाइए। और कुछ उसमें विचारक हैं जिनकी विदेशी यात्राओं के बारे में या फिर उनकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं। नॉर्मली इसको आप एक नजर देख लीजिए, क्योंकि जो भी समय बचा हुआ है पढ़ने के लिए आपने सब कुछ कर लिया होगा, प्रैक्टिस सेट भी बहुत कर लिया होगा, रिवीजन भी कर लिया होगा, लेकिन इस वार्ता के बाद, बातचीत के बाद आप एक बार अपने को जरूर इस दृष्टिकोण से भी तैयार कीजिए। कोशिश क्या की जा रही है? कोशिश यही की जा रही है कि आप में पूर्णता आए। कभी पूर्णता नहीं आती है, लेकिन कोशिश तो यही की जाती है। अब बात करते हैं हम यूनिट 5 के ऊपर, जो कि हिंदी कविता। आप देखेंगे यही यूनिट काफी बड़ी है ये, तो कम से कम आप कुछ नहीं किए हैं तो जो भी पाठ्यक्रम में कविताएं लगी हुई हैं, कवि हैं, वो कविताएं किस काव्य संग्रह में है, उनका प्रकाशन वर्ष क्या है, कुछ प्रमुख काव्य पंक्तियां हैं, उनको आप ध्यान में रख सकते हैं। हो सकता है कि पुरानी काव्य पंक्तियां आ जाए, ठीक है, कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, या फिर इस तरीके से आ सकती है। जैसे एक पंक्ति आती है जिसमें लज्जा लगा हुआ है, लेकिन वो उस सर्ग की नहीं है, ये चीज आप ध्यान में रखिए। इसी तरीके से आपको हिंदी उपन्यास पढ़ने हैं, जो भी मेन उपन्यास हैं, उपन्यासकारों का नाम, प्रकाशन वर्ष और कौन कौन से पात्र हैं। कई बार सुमेलित वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हिंदी कहानी को आपको पढ़ना है। पाठ्यक्रम की कहानियों को पूरा पढ़ जाइए, कि पढ़ जाइए मतलब कि कौन कहानियां लगी हुई हैं और उनके कहानीकार कौन है, प्रकाशन वर्ष क्या है, कहानी संग्रह क्या है, कौन कौन से किसमें पात्र लगे। इसी तरीके से हिंदी नाटक के बारे में अगर आप पढ़ना है तो सिलेबस में जो भी नाटक लगे हुए उन नाटकों के नाटककार कौन है, प्रकाशन वर्ष क्या है, अंक कितने हैं, दृश्य कितने हैं, पात्र कौन कौन से हैं, और गीत योजना। कई नाटकों में गीतों का भी प्रयोग किया गया है। इसी तरीके से हिंदी निबंध, आपके पाठ्यक्रम में जो भी निबंध लगे उनके सामान्य परिचय को देखिए। निबंधकारों के अन्य निबंध जो बहुत फेमस रहे उनको भी देख कर जाइए। निबंध संग्रह में कौन कौन से जो भी निबंध लगे पाठ्यक्रम में वो किस निबंध संग्रह में, उनका प्रकाशन वर्ष क्या है। इसी तरीके से सवाल पूछे गए जाएंगे, मोटे तौर पर ही सवाल रहेंगे। आपको लगेगा कि थोड़ा सा और ध्यान दे दिए होते। हम ये नहीं कहेंगे कि आपने लेट तैयारी शुरू की है। जब से विज्ञापन आया विद्यार्थी लगातार पढ़ रहे हैं और अच्छे से उनकी तैयारी चल रही है, क्योंकि तैयारी अधूरी रहती है हमेशा, वो कभी कोई नहीं पूरा कर सकता है उसको। तो मोटे तौर पर जो मेन चीज है उसको तो कम से कम आप ध्यान रख कर जाइए। अन्य गद्य विधाओं की अगर बात करें तो जितनी भी रचनाएं लगी हुई हैं सभी अलग अलग विधाओं से जुड़ी हुई हैं, तो कम से कम उनको ऐसे तैयार करिए कि सुमेलित के दृष्टिकोण से आए, तो भी आप उसको आराम से कर लीजिए। तो इसको आप कम समय में कहाँ पढ़ सकते हैं, तो सभी यूनिटों को ध्यान में रखते हुए हमने शॉर्ट नोट्स की वीडियो तैयार की हुई है, उसका लिंक भी डाला हुआ था हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और तैयारी करते समय। आपने देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो एक बार जरूर देखिएगा, फिर से मैं लिंक लगा दूंगा वहां पर। अब बात कर लेते हैं इसी में एमपी की तैयारी जो विद्यार्थी कर रहे हैं। लगभग एमपी की परीक्षा की तैयारी में ये सब भी काम में आएंगे। थोड़ा सा उसमें मध्य प्रदेश का लोकल भी पूछा है, हरियाणा ने ऐसा नहीं किया, लेकिन मध्य प्रदेश की जो भी लोक संस्कृति है, लोक साहित्य है, जनजातीय जो भी गतिविधियां हैं,
वहां से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे। और एमपीपीएससी का पहले भी एग्जाम हुआ था, तो उस पेपर को आप एक बार जरूर रिवाइज करके जाइए। हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन वहीं से रिवाइज होकर आ जाए, क्योंकि हर पेपर बनाने वाला एक बार उसको देखने का प्रयास करता है। और रही सही बात प्राथमिक स्रोत क्या हो सकते हैं आपके पास, तो किताबों के बारे में तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन जो यूजीसी नेट का पिछले साल का क्वेश्चन पेपर होगा उसको एक बार जरूर देख कर जाइए आप। जो भी आपने क्वेश्चन बैंक खरीदा होगा, ठीक है, सभी के पास होंगे, किसी के पास दृष्टि की होगी, किसी के पास यूथ पब्लिकेशन की होगी, किसी के पास एक और किताब है, उसका नाम अभी मुझे नहीं याद आ रहा है, ठीक है। तो आपको मार्केट में ढेर सारी किताबें ऐसी मिल जाती हैं जो कि यूजीसी नेट के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट की रहती है, ठीक। तो इसी तरीके से आपको तैयारी करना है। और मेरे दिमाग में बातें थी, मुझे लगा कि अपने विद्यार्थियों को जरूर बताना चाहिए। बाकी आपकी तैयारी आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी से हो गई है, तो आइए चलते हैं हम कुछ माथापच्ची करते हैं। कम्युनिटी सेक्शन में अक्सर हम चर्चा करते रहते हैं। अच्छी बात यह है इस चैनल की कि मैं मूल किताबों को लगातार पढ़ता हूं, चाहे वो टेक्स्ट के रूप में हो, चाहे हिंदी साहित्य का इतिहास के रूप में हो। जहां भी कोई भिन्न और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस दिखाई पड़ते हैं, तो मेरे अंदर ये उत्सुकता जागृत होती है कि अपने विद्यार्थियों को बताना चाहिए। हमारा दिमाग उधर नहीं रहता है कि मुझे कोर्स लॉन्च करना है, इस कोर्स में इतने विद्यार्थी आ गए हैं, अब दूसरा लॉन्च करना है, अगला बड़ा झूठ क्या बोलना है, ये सारी चीजें आती ही नहीं। हमने भी बुक लिखने का प्रयास किया है, उम्मीद है कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में वो बुक आएगी, तो उसको हम बताएंगे आपके बारे में। बुक है, कोई नोट्स और कोई पीडीएफ नहीं है, प्रॉपर एक जो राइटर के रूप में बुक होती है वो है, कई पीढ़ियों तक चलने वाली। आते हैं, बात करते हैं हम प्रश्न को लेकर। एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, इनका कथा साहित्य पाश्चात्य यौनाचार का भारतीय अभिलेख है, डॉक्टर बच्चन सिंह का उपरोक्त कथन किसके संदर्भ में। प्रिय विद्यार्थियों, इन प्रश्नों के बहाने आप देखेंगे कि आपका मुकाबला कितने प्रतिशत लोगों से है। तो यह प्रश्न पूछा गया कि इनका कथा साहित्य पाश्चात्य यौनाचार का भारतीय अभिलेख है, बच्चन सिंह का उपरोक्त कथन किसके संदर्भ में। ऑप्शन दिया गया था कृष्णा सोबती, मनु भंडारी, मृदुला गर्ग, ममता कालिया। सही जवाब है ऑप्शन सी, मृदुला गर्ग के बारे में बच्चन सिंह का यह कथन है कि इनका कथा साहित्य पाश्चात्य यौनाचार का भारतीय अभिलेख है। कहने का आप ढंग देख रहे हैं किस तरीके से आलोचक अपनी बातों को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि साहित्य का प्रतिमान साहित्य होता है, न कि लेखक की जाति। यह कथन किस आलोचक का। रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, बच्चन सिंह। सही जवाब है ऑप्शन डी, बच्चन सिंह का यह कथन है कि साहित्य का प्रतिमान साहित्य होता है, न कि लेखक की जाति होती, कि वो किस जाति से जुड़ा हुआ है उस हिसाब से उसका मूल्यांकन करें। हालांकि लिखते समय जाति, वातावरण और क्षण तीनों का प्रभाव होता है। आप लोगों को बहुत तड़के मैंने होमवर्क दे दिया कि ये बात किसने कही है कि जाति, वातावरण और क्षण, एक उसको नाम दिया जाता है विधेयवाद। हो सकता है कि इस प्रश्न के बहाने हमने आपका ध्यान उस तरफ खींचने का प्रयास किया और एग्जाम हॉल में गए हरियाणा में या फिर एमपी में यही सवाल पूछ दिया जाए कि विधेयवाद से कौन जुड़ा हुआ है, या फिर तेन का संबंध किससे। पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, महाकाव्य सर्गबद्ध प्रबंध काव्य है, उपरोक्त कथन किसका है। भामह, दंडी, मम्मट, विश्वनाथ। आपने तैयारियां पूरी कर ली होंगी, आपको लग रहा होगा कि हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन मान लीजिए ऐसे ही प्रश्न आ जाए। सही जवाब है ऑप्शन डी, विश्वनाथ का एक कथन है कि महाकाव्य सर्गबद्ध प्रबंध काव्य, और उन्होंने पूरा लक्षण दिया हुआ है। महाकाव्य के लक्षण को लेकर बहुत लोगों ने दिया हुआ है और मिलती जुलती संस्कृत में उनकी पंक्तियां। अगला प्रश्न है, कविता में ये अपना उपनाम शशिनाथ भी रखते थे, उपरोक्त कथन किस कवि के संदर्भ में। दलपति राय, तोषनिधि, सोमनाथ, बंशीधर। तो ये बात किसके बारे में। आपने तमाम कवियों के उपनामों को पढ़ा होगा, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि पूछा जा रहा है कि ये शशिनाथ कौन थे। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, सोमनाथ। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसका सही जवाब दिया हुआ है, तो आप ध्यान में रखिए, में भी पूछा जा सकता है। ये नहीं पूछा जाएगा तो रत्नाकर के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। और तमाम जितने भी उपनाम है, रीतिकाल में तो बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो कि राजा भी थे और उपनाम से लिखा करते थे। हमने रीतिकाल पढ़ाते हुए, प्रैक्टिस सेट कराते हुए पूरा बताया हुआ है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल सीरीज को अगर आपने नहीं अभी तक ध्यान दिया है तो प्लीज अभी भी समय है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कल्पित कथा लिखने की प्रथा
हिंदी के कवियों में प्राय नहीं के बराबर रही। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजेंद्र यादव। तो किसने कहा कि कल्पित कथा लिखने की प्रथा हिंदी के कवियों में प्राय नहीं के बराबर रही? ये बात रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को कहा है। ठीक। अगला प्रश्न है, घनानंद ने न तो बिहारी की तरह विरह ताप को बाहरी माप से मापा है, न बाहरी उछल कूद दिखाई है। जो कुछ हलचल है वह भीतर की है। बाहर से यह वियोग प्रशांत और गंभीर है, न उसमें करवटें बदलना है, न सेज का आग की तरह तपना है, न उछल उछल कर भागना है। ये कथन किसका है? देखने से तो यही लग रहा है कि घनानंद और बिहारी की तुलना की गई है एक तरीके से। बिहारी जब विरह की तुलना जिक्र करते हैं तो उसमें वो बताते हैं कि एक नायिका विरह में है और उसके ऊपर गुलाब जल छिड़का जा रहा है और गुलाब जल बीच में ही भाप बन के उड़ जा रहा है। इसको बोलते हैं ऊहात्मक चित्रण। तो ये बात कही है रामचंद्र शुक्ल ने, सही जवाब है। तो इस तरीके से भी ध्यान में रखिए, हो सकता है कि किसी भी पेपर बनाने वाला का दिमाग यहाँ पर गया हो तो सेट कर दिया हो। अगला प्रश्न है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के संदर्भ में? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, घनानंद के बारे में उन्होंने ये बात कही हुई है। ये कोटेशन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि इस परीक्षा में आप लोग जा रहे हैं वहां भी ये आपको देखने को मिले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रेमोन्मत्त कवि नहीं है। प्रेमोन्मत्त कवियों को ही हम रीतिमुक्त कवि या स्वच्छंदताधारी और स्वच्छंदता धारा के कवि के रूप में देख सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर प्रेमोन्मत्त कवि नहीं है, आपको नहीं पर फोकस करना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, पद्माकर इस श्रेणी में नहीं आते हैं। ऊपर के तीनों जो कवि वो आते हैं और इनकी संख्या कम से कम 5 तो है ही, 2 का नाम आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि बिहारी ने जय सिंह की प्रशंसा में ही अपने 700 दोहे बनाए होते तो उनके हाथ केवल अशर्फियां ही लगी होती। उपरोक्त कथन किस आलोचक का? सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को कहा कि यदि बिहारी ने जय सिंह की प्रशंसा में ही 700 दोहे बनाते तो उनके हाथ केवल अशर्फियां ही लगी होती। उन्होंने अलग अलग भक्ति और नीति परक भी कुछ दोहे बनाए हुए। ठीक। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य की भाषा का स्वरूप निर्माण के साथ राजा शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण के गद्य लेखन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काल से संबोधित किया? ये बड़ा ही मौलिक क्वेश्चन है यहाँ पर कि जब हिंदी उर्दू विवाद चल रहा था उसके मैदान में थे राजा शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण, 2 राजा मैदान में थे। तो उस काल को रामचंद्र शुक्ल ने किस नाम से पुकारा हुआ है? वैसे तो आपने काल विभाजन और नामकरण बहुत अच्छे से तैयार किया होगा, लेकिन यहां पर आप देखिए सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रस्ताव काल उन्होंने कहा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के समसामयिक लेखकों की विशेषता नहीं थी। सजीव या जिंदा दिली, हास्य या विनोद, चपलता, सचेतनता और उमंग, झंझटों से दबे हुए स्थिर प्रकृति। कौन सी विशेषता भारतेंदु के समसामयिक लेखकों में नहीं थी? सही जवाब है ऑप्शन डी, झंझटों से दबे हुए स्थिर प्रकृति। बाकी आप देखेंगे कि सभी भारतेंदु मंडल के जितने भी लेखक थे सभी सजीव, जिंदा दिली, मनोरंजन करने वाले, व्यंग के लहजे में बात करने वाले, हास्य विनोद पूरा था, चपलता, सक्षमता और उमंग भी उनके अंतर्गत बहुत ज्यादा था। अगला प्रश्न है, सीता वनवास किसका नाटक है? सीता वनवास, राम वनवास, राम के जीवन पर आधारित बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, लेकिन यहाँ पर सीता वनवास नाम से किसने लिखा? सही जवाब है पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र। और मुझे याद आता है कि हमारे एक विद्यार्थी ने उन्होंने लिखा कि सर वैदेही वनवास भी है। दोनों का अर्थ आप देख रहे हैं उसी टाइप का है। देखिए ये हम इस प्रश्न के बहाने बात कर रहे हैं, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए कि वैदेही वनवास किसकी रचना है। तो आप ध्यान में रखिए, सीता वनवास ज्वाला प्रसाद मिश्र की और वैदेही वनवास किसकी? आपके दिमाग में आ गया होगा, हरिऔध की। अगला प्रश्न है, मीराबाई नाटक किसका है? सही जवाब है बलदेव प्रसाद मिश्र का है। इस तरीके से भी कुछ जिसको कि हम क्या बोलते हैं अप्रत्याशित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। मीराबाई नाटक, मीराबाई हम भक्ति काल में इनको पढ़ते हैं, लेकिन आगे चलकर इनके ऊपर नाटक भी लिखा गया, मीराबाई नाटक। जैसे लखनऊ की कब्र, एक बार सवाल पूछा गया था यूजीसी नेट में। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कल्पना और भावुकता के कोष के रूप में किसे देखा है? ये बहुत ही मौलिक और गंभीर जो अध्ययन करेगा
रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का लाइन बाय लाइन, वही इस पंक्ति को पकड़ पाएगा। कल्पना और भावुकता के कोष के नाम पर उन्होंने लिखा है, बहुत बड़ी बात लिखी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये लिखा उन्होंने जयशंकर प्रसाद के बारे में। ठीक है, अब प्रेम और सौंदर्य के कवि के रूप में हम जानते हैं, लेकिन कल्पना और भावुकता के कोष के रूप में देखा है रामचंद्र शुक्ल ने जयशंकर प्रसाद को। अगला प्रश्न है, जहां नाना अर्थ संबंधों का वैचित्र नहीं, जहां गतिशील अर्थ की परंपरा नहीं, वहां एक ही स्थान पर खड़ी तरह तरह की मुद्रा और उछल कूद दिखाती हुई भाषा केवल तमाशा करती हुई जान पड़ेगी। यह कथन किस आलोचक का है? तमाम नाम दिए गए थे, और जब मैं इस प्रश्न को बना रहा था तो उस समय बार बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मैं रख देता था। इस बार चेंज कर दिया और बहुत सारे विद्यार्थी वहां पर धाराशायी हो गए। इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मात्र 5% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। तो ये कल्पना कीजिए कि जब नए प्रश्न आते हैं, उठपटांग जिसको कहा जा सकता है, तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, कुछ का तुक्का इत्यादि लग जाता है। अगला प्रश्न है, कथामुखी पत्रिका कहां से निकलती थी? तमाम पत्रिकाओं का नाम आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए एक नई पत्रिका से हम आप सभी का परिचय करा रहे हैं, कथामुखी पत्रिका, जिसमें शुरुआती दौर की कुछ कहानियां पब्लिश हुई थी। वो पत्रिका निकलती थी अयोध्या से। बहुत ही अलग, आप उम्मीद नहीं कर पाएंगे कि यहां से भी पत्रिका निकलती रही होगी, तो ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, पांडे बेचन शर्मा उग्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र चार बेचारे नाटक उन्होंने लिखा हुआ है, उसमें शामिल नहीं। उन्होंने बाकायदे उसमें बताया कि वो चार बेचारे कौन थे। तो मुझे लगा कि ये प्रश्न आप सभी के सामने रखना चाहिए। आपने पूरा नाटक पढ़ लिया होगा, सब कुछ पढ़ लिया होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए वो चारों बेचारे कौन है? संपादक, अध्यापक, सुधारक, आलोचक। कौन नहीं है आपको बताना है। सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी, आलोचक इसमें नहीं है। आलोचक के जगह पर क्या है? प्रचारक। तो ध्यान रखिए कि चार बेचारे में शामिल है संपादक, अध्यापक, सुधारक और प्रचारक। ये सवाल अगर आ जाता है तो कठिन सवालों में माना जाएगा, और जो इस चैनल से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं और निश्चित तौर पर वहां पर अपने को अच्छा महसूस करेंगे। अगला प्रश्न है, वे एक मनमौजी सूफी भक्त थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में? प्रश्न देखने में बहुत छोटा है। ऑप्शन जितने भी दिए गए हैं उसमें सही जवाब है ऑप्शन डी, नजीर अकबराबादी के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, वे एक मनमौजी सूफी भक्त थे। आपको लगेगा कि नजीर अकबराबादी तो नहीं होंगे, हो सकता है कोई और होगा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने अटेम्प्ट किया जायसी के ऊपर। हर प्रचलित व्यक्ति हर प्रश्न का उत्तर नहीं होता है, कई बार अप्रत्याशित नाम भी सही उत्तरों में हो जाता है, तो यहां पर ध्यान रखिए, ये चीज है। अगला प्रश्न है, गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं। सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें है। मैथिली शरण गुप्त के बारे में कथन किसका है? बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है। वैसे तुलसीदास को हम सामंजस्यवादी कवि के तौर पर देखते हैं भक्ति काल में, लेकिन द्विवेदी युग में आकर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सामंजस्यवादी कवि की बात की जा रही है, उसमें गुप्त जी। सही जवाब किसका है? रामचंद्र शुक्ल। 60% विद्यार्थियों ने इसका सही जवाब दिया, जो कि एक अच्छी बात हो सकती। अगला प्रश्न है, जो कि बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर क्लीन बोल्ड हो गए थे या फिर एलबीडब्ल्यू हो गए, रिव्यू भी लिए तो भी उनको आउट करार दिया गया। गोल्ड स्मिथ के हर्मिट एकांतवासी योगी का इन्होंने संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया। यह तथ्य किसके संदर्भ में है? सही जवाब है गिरिधर शर्मा नवरत्न। 15% लोगों ने इस प्रश्न को ठीक से समझा है। इसलिए आपको क्या ध्यान में रखना है? परीक्षाओं में प्रश्न को भी ठीक से समझना है, नहीं तो फिर आप गड़बड़ी वहां पर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे लड़ने भिड़ने लगे कि हमने तो खड़ी बोली, हमने तो पढ़ा था श्रीधर पाठक, इसलिए 58% लोगों ने श्रीधर पाठक पर अपना मतदान दिया हुआ है। लेकिन सही जवाब क्या है? 15%, जो गिरिधर शर्मा नवरत्न। श्रीधर पाठक ने जरूर एकांतवासी योगी का अनुवाद किया था, लेकिन वो खड़ी बोली में। यही अंतर आपको अनुराग हिंदी एकेडमी बताने का, सिखाने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की झरना संवत 1975 यानी 1918 में संग्रहित हुई, उसमें कितनी कविताएं थी? तो शुरुआती दौर की रचनाओं में से है जयशंकर प्रसाद की झरना, और इसमें शुरुआत में कुल 24 कविताएं संकलित की गई थी। दूसरे संस्करण में और कविताओं को भी उसमें शामिल किया गया। अगला प्रश्न है,
ये प्रश्न भी कई बार विद्यार्थियों को परेशान किया, उनको समझ में नहीं आ रहा था। कामायनी के त्रिपुर में शामिल नहीं है। कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने एक त्रिपुर की चर्चा की है, त्रिभुज है, ठीक है, और बताया कि इन्हीं सभी के मिलने से ही ये समरसता आ सकती है, इच्छा, कर्म और ज्ञान। अगर ये तीनों नहीं मिलते हैं तो यही जीवन की विडंबना के रूप में माना जाता है। तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन डी था कि त्रिपुर में आनंद शामिल नहीं है, इच्छा है, कर्म है और ज्ञान है, ठीक है। इसको त्रिकोण भी कई बार कहा जाता है। तो विद्यार्थियों का कमेंट आने लगा कि सर ये त्रिपुर क्या है, त्रिपुर क्या है? किसी गांव का नाम नहीं है, बल्कि कामायनी में एक यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने स्थापना दी हुई है कि आप सुखी तभी रहेंगे जब आपकी इच्छा, आपका कर्म और आपका ज्ञान। आपकी इच्छा है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने, तो उसी तरीके से आपको कर्म करना पड़ेगा, उसी तरीके से आपको ज्ञान हासिल करना पड़ेगा। बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसरों को आप देखते होंगे, अब वो बोलते हैं कि इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को नहीं पढ़ोगे, बच्चन सिंह को नहीं पढ़ोगे, किसी को नहीं पढ़ोगे, खाली सामान्य रूप से हमने फलाना का खरीद लिया, ढेकाना का खरीद लिया। हो सकता है कि अंतिम समय में वो सारी चीजें सहयोग के रूप में रही हों, लेकिन फला असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत पहले से अच्छी तैयारी किए रहे हों। इसीलिए आप अपने अंदर के मतलब चीजों को देखिए कि आप के अंदर जो भी क्षमता है उसको पहचानिए, उस हिसाब से तैयारी कीजिए, दूसरे का देखकर बिल्कुल नहीं करना है। तो यही है, त्रिकोण इसको कहा जाता है, इसको त्रिपुर कहा जाता है। आपको व्याख्या समझ में आ गई होगी। और मुझे लगता है कि प्रतियोगी छात्रों के जीवन से भी जोड़कर बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी ये साहित्यिक रचनाएं अपनी प्रासंगिकता को बनाकर रखेंगी। अगला प्रश्न है, कामायनी के संदर्भ में इनका परस्पर न मिलना ही जीवन की असली विडंबना है, सही विकल्प है। अब वही बात जो हम अभी पीछे कर रहे थे, इच्छा, कर्म और ज्ञान, तमाम ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिए ये सब कठिन प्रश्नों में है, और इसी बहाने आप कामायनी की तरफ 15 सर्गों को ध्यान में रखते हुए उसके क्रम इत्यादि ये सारी चीजें मैं यूजीसी नेट हिंदी कविता यूनिट 5 के अंतर्गत सब बता चुका हूं, आपने देखा भी होगा। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता है, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कौन सी है? सही जवाब है प्रणभंग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में इस चीज का उल्लेख किया है कि अगर माना जाए तो रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता प्रणभंग है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि व्यक्ति अपनी पहली चीज से नहीं, एक कुछ ऐसी रचना होती है जो उसको फेमस बनाती है। पहली चीज में अगर फेमस हो जाएगा तो फिर आगे वो काम करेगा ही नहीं। मान लीजिए कोई वीडियो बनाता है, पहली बार में ही वायरल हो गया, तो फिर वो उसी टाइप का अंड बंड वीडियो बनाना शुरू करेगा। इसलिए हो सकता है कि उसको टाइम लगे, तो इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो लोगों को फेमस बनाती है, कुछ खास रचना। पहली कविता है प्रणभंग, बाकी आप देखेंगे रेणुका या फिर हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, इन चीजों के लिए रामधारी सिंह दिनकर जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पत्र को आर्थिक तंगी के कारण कई बार बंद होना पड़ा? बड़ा ही ट्रिकी एक क्वेश्चन था, इसमें लगभग 30% विद्यार्थियों ने इसका सही जवाब दिया है। बहुत सारे बच्चे ब्राह्मण पत्रिका को लेकर भी चर्चा कर रहे थे, आनंद कादम्बिनी, अलग अलग लोगों का विचार है। लेकिन हिंदी प्रदीप कई बार आर्थिक वजहों से बंद होनी पड़ी, और यहां तक कि जो ब्राह्मण पत्रिका है इसके जो संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र, उन्होंने बल्कि लोगों से कहा कि हमें दक्षिणा की जरूरत है। जैसे आजकल लोग बोलते हैं कि चैनल को चलाने के लिए हमें आप सभी के सपोर्ट की जरूरत है। बहुत बार तो काम सब्सक्राइब और शेयर करने से ही हो जाता है, कई बार ज्वाइनिंग का भी लोग देते हैं कि ये ज्वाइन कीजिए, चीजें चीजें चलती रहती हैं। उस जमाने में भी यही था कि पत्र को आर्थिक तंगी, हिंदी प्रदीप जो है कई बार बंद होना पड़ा इसको, और ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक थे उन्होंने आग्रह जरूर किया था। दोनों प्रश्न में बड़ा ही वो है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, आपको कंफ्यूजन दूर करके रखना है। अगला प्रश्न है, खत और चिट्ठे किसका निबंध है? यहां पर किसका होना चाहिए था? खत और चिट्ठे किसका निबंध है? सही जवाब है ऑप्शन बी, बाल मुकुंद गुप्त। ऐसे ही पढ़ रहा था तो शिव शंभू के चिट्ठे तो हमने पढ़ा हुआ है, सभी लोगों ने पढ़ा है, कोई भी आएगा आंख बंद करके बता देगा कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। लेकिन बाल मुकुंद गुप्त ने उसी से मिलता जुलता एक और निबंध लिखा, खत और चिट्ठे। दोनों में आप देख रहे हैं क्या अंतर है, दोनों का तो अर्थ लगभग समान ही है, लेकिन बाल मुकुंद गुप्त, हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतिहास ग्रंथ पढ़ाते हुए बताया था, बहुत ही कुशल संपादक थे और अच्छे निबंधकारों में थे, और यहां तक कि महावीर प्रसाद द्विवेदी से लड़ भी जाते थे, ऐसे व्यक्ति थे। ठीक है, अगला प्रश्न है,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि भाग 1 में किस प्रकार के निबंधों का संकलन है? व्यक्ति व्यंजक, मनोविकार, आलोचनात्मक, विचारात्मक। सब ऑप्शन दिए गए थे। सही जवाब है ऑप्शन बी, मनोविकार पर आधारित क्वेश्चन। इसमें निबंध संकलित है। कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि इसमें सर आलोचनात्मक भी दिया है, तो बात सही है, लेकिन मनोविकार शुक्ल जी ने भूमिका में इस चीज को इंडिकेट कर दिया है। ठीक है, तो ज्यादातर जो भी संख्या है वो मनोविकारों की है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि भाग 2 में जो भी निबंध संकलित किए गए वो किस टाइप के हैं? सही जवाब है आलोचनात्मक है, इसीलिए चिंतामणि भाग 2 को इस रूप में जाना जाता है, आलोचनात्मक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास वियोगात्मक उपन्यास कहलाता है? तमाम वन लाइनर किताबें आप पढ़ चुके होंगे, सब कुछ पढ़ चुके होंगे, लेकिन ये तथ्य आपको बहुत कम जगह दिखाई पड़ेगा। वियोगात्मक उपन्यास निस्सहाय हिंदू नाम का जो उपन्यास है वो है। ठीक है, इसको किसने लिखा हुआ है ये आप सभी के लिए होमवर्क है, हमने थोड़ा सा संकेत भी कर दिया। तो इस तरीके से प्रश्नों को आपको देखना है। ये उन विद्यार्थियों के लिए था जिनको लग रहा था कि उनकी तैयारी कंप्लीट हो गई है, उनके लिए कुछ नए प्रश्न अगर सामने रखे जाएं थोड़ा सा वो माथापच्ची करें। और आखिरी प्रश्न था, रोज नामक जो कहानी है अज्ञेय की सर्वाधिक चर्चित कहानी है, क्योंकि इसमें संबंधों की वास्तविकता को एकांत वैयक्तिक अनुभूतियों से अलग ले जाकर सामाजिक संदर्भ में देखा गया है। मध्य वर्ग की पारिवारिक एक रस्ता को जितनी मार्मिकता से कहानी व्यक्त कर सकी वह उस युग की कहानियों में विरल है। ये बात किस कहानी आलोचक ने कही हुई है? जितने भी नाम दिए गए हैं सभी कहानी आलोचक हैं, सबकी कहानियों पर किताबें आपने पढ़ी होंगी, खासतौर से नामवर सिंह की किताब तो जरूर ही पढ़ी होंगी। तो इसका जो सही जवाब था मात्र 6% विद्यार्थियों ने तुक्का से दिया या राम भरोसे दिया, कैसे दिया मुझे नहीं मालूम है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, विजय मोहन सिंह ने भी कहानियों पर काम किया हुआ है। अब वो इतने चर्चित नहीं रहे जितने ऊपर के लोग हैं, लेकिन इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी एग्जाम देने जाइए, अच्छे से जाइए और एग्जाम के पहले अच्छे से नींद लीजिए। कई बार नींद नहीं आती है, इन चीजों से हम भी गुजरे हुए हैं, लेकिन आप अपने को मनाइए कि हम बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे, हमने अच्छी तैयारी की थी और जो भी पुराने प्रश्न आएंगे उनको हम गलत नहीं करेंगे, अच्छे से उनको हम हैंडल करेंगे, टिक लगाएंगे। जो 50-50% में रहेगा उस पर भी हम रिस्क लेने का प्रयास करेंगे, कोशिश यही करेंगे कि जो टिक करें वो सही हो जाए। इस तमाम चीजें थोड़ी सी तो तैयारी के साथ ऊपर वाले का भी साथ होना जरूरी है। बहुत सारी चीजें हैं, आप किसी से बहस नहीं करेंगे, चाहे वो आपका जो भी एग्जाम हॉल में बैठा हुआ पड़ोसी हो या फिर टीचर हो, क्योंकि उनका तो कुछ जाने वाला नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत बहस करेंगे तो नुकसान आप ही का होगा। तो चीजों को ध्यान में रखिए, मन में कई बार चीजें रहती हैं। अक्सर पहले जमाने में मैं बारात करने जाता था, हर गांव एक ही टाइप का लगता था, तो मैं जो भी दीवार टूटी फूटी रहती वहां नहीं खड़ा होता था, या फिर लगता था कहीं कुआं इत्यादि न हो, गिर न जाऊं, या फिर खपरेल का मकान रहता तो मतलब कहने का यही है कि सावधानी हर जगह। और जब मैं बारात में नहीं जाता था तो अपने भाई इत्यादि को भी बता देता था कि कहीं टूटी फूटी दीवार रहेगी तो वहां मत खड़ा रहना, या फिर झोपड़ी रहेगी, पहले जमाने में सब हुआ करती थी। तो मन में आता है, लग रहा है कि एग्जाम आप लोग देने जा रहे हैं, लेकिन एक शिक्षक जो ईमानदार शिक्षक होता है, जो इन प्रदेशों में ऑलरेडी एक अभ्यर्थी के रूप में एग्जाम दे चुका होगा, तो मुझे वो पूरी स्वानुभूति आ रही है कि क्या क्या दिक्कतें होती हैं, यात्रा से लेकर परीक्षा हॉल में बैठना, आंसर की तक आना, एग्जाम रिजल्ट तक आना, उलझन से ही पूरा समय व्यतीत होता है। लेकिन कुछ चैनल हैं, कुछ व्यक्ति हैं जो कि आपको इसमें मोटिवेट कर सकते हैं। ये चैनल उसी के एक प्रतीक के तौर पर है। उम्मीद है कि हमारी सारी बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। आपका ये बहुत कीमती समय था, हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थी बीच में ही छोड़कर चले गए होंगे कि अब क्या बचा हुआ है, अब हम क्या इसमें कर पाएंगे। तो बहुत चीजें इसमें बताई गई, इसीलिए जीवन में किसी भी चीज को आप निरर्थक मत मानिए, ये मानकर चले कि इसमें से हमें कुछ निकालना है। तो इन्हीं बातों के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।